हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। लोकसभा से शुरू करेंगे, जहां एनआईए तरमीमी बिल मंजूर किया गया। इस बिल पर एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने कई सवाल खड़े किए। असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद, दरगाह अजमेर समझौता एक्सप्रेस के फैसलों को एनआईए की जानिब से आला अदालत में अपील करने की मांग की। इसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान में इसका जवाब दिया। क्रिमिनल कोर्ट स्टैच्यू so that once you do that, any dictator who has indulged in crimes against humanity, genocide, will be tried. Till you sign that, we don't have the territorial jurisdiction. It is fine to say we will do it. Second, sir, assuming that a terrorist offense takes place, you send an NIA officer and you say here that our laws will prevail. It will not prevail because the local laws will prevail. What powers are you giving to that NIA officer? आपके जरिए से हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि ये टेररिस्ट केसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विटनेसेस हॉस्टाइल होते। क्या आपकी सरकार विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करेगी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टैट्यूट साइन करेगी? क्या हैदराबाद मक्का मस्जिद अजमेर समझौता में अपील क्यों नहीं कर रहे? क्यों डर रहे आप? किसको बचा रहे हैं आप? उस हिसाब विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमारी सरकार के अमल में ही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सभी राज्य सरकार और सभी केंद्र सरकार की एजेंसियां इसका पालन करती है। जहां तक आपने बात करा अपील का, अपील माननीय अध्यक्ष जी कभी एजेंसी तय नहीं करती है। एजेंसी लॉ ऑफिसर का ओपिनियन मांगती है। एजेंसी लॉ ऑफिसर के ओपिनियन के आधार पर आगे बढ़ती है। अब एजेंसी अगर लॉ ऑफिसर को प्रभावित करने लगी तो फिर आप लोग ही कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग होनी चाहिए, दोनों को हम एक कैसे कर दे? और वही साहब तो इससे आगे सरकार, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रोसिक्यूशन एजेंसी ये सब एक कर देते हैं, जैसे सरकारी सब कर। इन्होंने समझौता ब्लास्ट करा था, वो कैसे छूट गए, क्यों छूट गए, किसके कारण छूट गए? नहीं तो उस वक्त करेंगे, उसमें नहीं जरूर करेंगे। ओवैसी साहब आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आपकी ये इच्छा भी हम पूरी कर देंगे, आप चिंता मत। परंतु ये सवाल आपने यूपीए सरकार को क्यों नहीं पूछा कि जो आरोपी है उनको छोड़कर निर्दोषों को क्यों फंसाया जा रहा है? उस वक्त पूछना चाहिए था आपको। एनआईए तरमीमी बिल के दौरान असदुद्दीन अवैसी और बीजेपी के अरकान में खूब नोकझोंक हुई। असदुद्दीन अवैसी ने सत्यपाल सिंह ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद मामले पर काबिल एतराज बात कही। इस पर असदुद्दीन अवैसी ने मदाखलत की और इस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अवैसी साहब बोलते हैं तो सुनने की भी ताकत जरूर रखिए। Police commissioner, when he started after the Makkah Masjid blast, when they starting and they arrested some of the members, when some of they found that they are the suspect of a minority community, the chief minister himself called the police commissioner, please don't do this, otherwise you will lose your job. And when this police commissioner did not listen, See, he is not yielding, please. No, he is not yielding. He is not yielding. That what the honorable member is saying, let him corroborate and take an oath and table it over here. This conversation coming from police. No. This cannot be taken. Let him do it. Let him do it. I challenge you. You please continue. No. You may please continue. Yes. सेक्युलरिज्म एकदम उभर कर आया है। जब राजा साहब बोल रहे थे क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब। इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। इतना ही कहा है कि जब दोनों ओर के सदस्य बोल रहे हैं, जब आप एक मुद्दे को तत्वतः उठाते हो, सिद्धांत के तहत उठाते हो, तो दोनों ओर के सदस्य जब बोले तब उठाना चाहिए। राजा साहब के लिए आपके एक डायमेंशन है और सत्यपाल जी के लिए दूसरे हैं। मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल नहीं है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं?
तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने महबूबाबाद में कई तरक्याती कामों में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत महबूबाबाद को रियासत के तरक्की याफ्ता जिले में शामिल करने के लिए कई प्रोग्रामों का आगाज कर रही है। वज़ीर आला केसीआर जिले की तरक्की के लिए खास दिलचस्पी भी रखते हैं। నేను మైబాద్ పట్టణ ప్రజలకు ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, ఈ మైబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ను రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లా లేని తీరుగా మైబాద్ పట్టణాన్ని తీర్చిదిద్దే ఏర్పాటు చేస్తా. కేసీఆర్ గారు కూడా పట్టుదలతో ఉన్నాడు. ఇదంతా గిరిజన ప్రాంతం. శంకర్ నాయక్ గారు ఎప్పటికప్పుడు సీఎం దృష్టికి తీసుకుపోతుంటే కూడా నా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. దయాకర్, మైబాద్ పట్టణాన్ని నువ్వు ఎట్లా చేస్తావో, నీకు ఎన్ని నిధులు కావాలంటే అన్ని నిధులు కూడా ఇస్తాను కూడా వారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. तेलंगाना के बावकार कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के कन्नेपल्ली पंप हाउस के 40 मेगावाट गुंजाइश रखने वाले 5वें यूनिट का वेट रन मुकम्मल हो गया। ताहाल 5 के मिन जुमला 4 पंपिंग यूनिट्स ने काम करना भी शुरू कर दिया है। ताहाल मेडीगुड्डा बैरेज से तकरीबन 9000 क्यूसिक पानी को लिफ्ट करवाया गया। ग्रेविटी कैनाल के जरिए जो अनारम बैरेज ले जाया गया, 1 जुलाई से मरहलेवारी तौर पर कन्नेपल्ली पंप हाउस से ओहदेदार ग्रेविटी कैनाल के जरिए पानी को लिफ्ट करवा रहे हैं। अब तक 1, 3, 4, 6 नंबर के पंप्स के जरिए पानी को छोड़ा गया। ताहम इतवार को 5वें पंप का आगाज किया गया। जुमला 5 पंप के जरिए पानी को छोड़ने का काम अंजाम दिया गया। आइंदा 2 दिनों के दौरान एक और पंप का इस्तेमाल करते हुए पानी को लिफ्ट करवाया जाएगा। एक पंप के जरिए 2300 क्यूसिक पानी जारी किया गया। इस तरह जुमला 11500 क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर नवंबर में महाराष्ट्र में कौमी सतह का इजलास मुनक़्क़िद होगा। आए दिन मुल्क में जंगलात में आ रही कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए हैदराबाद में मुनक़्क़िदा 2 रोज़ा वर्कशॉप का इख्तिताम हुआ। इस दौरान जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। 2 रोज़ा बैन रियासती वर्कशॉप में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश के महकमा जंगलात के अहदेदार और सेक्रेटरीज ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के महकमा जंगलात के ऑफिसर्स ने इस मौके पर कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत में कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। मुल्क में 23% जबकि तेलंगाना में 24% जंगलात है। This conference was organized to share the experiences of different states. See, forest is a natural resource, and the survival of human or the life depends on the forest and trees. But the management of these resources are becoming very difficult. So under these adverse conditions, we have to manage the resource, for which the experience sharing is very essential. Big lesson which we learned from Telangana. See, young state, but the forest department in Telangana has become one of the prime focus departments. And how they achieved that, and in very simple words, it became one of the facilitating departments instead of becoming an obstructing department. So how they managed this Haridhaharam project, how they managed this Kaleshwaram project, these are models for all of us to learn. And even when we say a particular project is not possible or it has to be modified in a different way, how we communicate it and get the decision makers say take a decision on that. That's a huge lesson with huge implications. हैदराबाद के मज़फ़ाती इलाके में वाक़ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के तलबा एहतजाज पर हैं। इन एहतजाजी तलबा का कहना यही है कि इन्हें हॉस्टल में जो खाना दिया जा रहा है वो मेयार के मुताबिक नहीं है। इसके अलावा इन्हें सिक्योरिटी तक नहीं दी जा रही। हॉस्टल की फीस में इजाफा कर दिया गया है। आए दिन हॉस्टल का खाना खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए इंतजामिया को कई मरतबा नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद इनके मसाइल हल नहीं हुए और इसी के बाद अब ये बरहम तलबा हड़ताल पर है। गुज़िश्ता 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे तलबा की सेहत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। एहतजाजी तलबा मसाइल के हल तक भूख हड़ताल करने पर बज़िद हैं। उधर केरल के रुकन पार्लियामेंट ने इस मामले पर मरकजी वज़ारत फ़रोग़ वसाइल को मुदाखलत करके तलबा के मसाइल को हल करने की अपील की है।
12 जुलाई से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मेजर डिमांड जो प्रोटेस्ट की थी वो ये थी कि GOI PMS स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो हॉस्टल टैरिफ्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं अभी भी। 2 लड़कियां रात में 12 बजे हॉस्टल के बाहर खड़ी हुई थी क्योंकि उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने रेंट पे नहीं किया हुआ था और वो पे नहीं कर सकती थी क्योंकि ना अभी उनके पास स्कॉलरशिप का अमाउंट आया है, ना स्टूडेंट एड उन्होंने अभी अवेल किया है। ये सिर्फ इकलौता रीज़न नहीं था जिससे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं जो हमें पिछले साल तक मिलती थी उससे बहुत कम फैसिलिटीज इस साल मिल रही हैं। हॉस्पिटल जाने के लिए कैब्स नहीं है, ठीक है, कैब्स नहीं है, खाने पीने के लिए जगहें नहीं है। हॉस्टल में एक इंसान कितने दिन तक खाएगा, वो भी ऐसे अनहाइजीनिक, जब बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है, जो वो वाटर कंटेनर साफ नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने तो पानी पीना छोड़ दिया है वहाँ का, हम किनले बॉटल्स लाते हैं और पीते हैं, पैक बॉटल से पीते हैं। तो आप ये बताइए, जब आप बेसिक मिनिमम हाइजीन नहीं ध्यान रख सकते तो आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? कैसा हॉस्टल है ये, कैसी बिल्डिंग है ये, कैसी फैसिलिटीज हैं ये? आपने दिया क्या है, आपने लिया क्या है? 5 दिन से बच्चे नहीं खा रहे, मतलब ऑफिशियली 3 दिन हुआ, पर 2-3 दिन पहले से भी खाने रहे पीने रहे, उसका कोई परवाह नहीं है लोगों को। जब मैं बोल रही हूँ मरने वाले हैं लोग, उनको वो लग रहे कि मरना मत करो, इट्स नॉट ए गुड थिंग टू टॉक अबाउट। इतने लोग यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम नहीं पे कर सकते, मतलब वो उनके दिमाग में जा ही नहीं रहा है। वो लोग कह रहे कि वो लोग समझते कि ठीक है बंद से पे कर सकते, पे कर लो। जिला कामारेड्डी के लाल पहाड़ इलाके में महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुल स्कूल के तलबा नहीं हैं। गुरुकुल में बुनियादी सहूलियात न होने पर तलबा को उनके वालिदैन अपने घरों को लेकर चले गए हैं। इस स्कूल में 343 तलबा जेर तालीम थे। स्कूल में सिर्फ अब असातिज़ा और स्टाफ ही रह गया है। లేక పేరెంట్స్ వచ్చి ఫోర్స్ చేసి తీసుకెళ్లారు పిల్లల్ని. క్లాసెస్ ఏం లేవు, పిల్లలు లేరు, క్లాసెస్ మేము ఎవరికి చెప్తాము, పిల్లలు లేరు। खम्मम के गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल में बीती रात अचानक आग लग गई। इस हादसे में 4th क्लास की एक तालिबा तक हलाक हो गई। दीगर 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। खम्मम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हादसे में तालिबात की किताबें, कपड़े और दीगर साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। औलियाए तलबा यानी तलबा के वालिदैन ने इस पर सख्त एहतजाज किया है। उधर तलबा तंजीमों ने भी हुकूमत पर इस सिलसिले में लापरवाही का इल्जाम लगाया। रियासत में शोबे तालीम को नजरअंदाज करने का भी यहाँ इल्जाम लग रहा है। खम्मम के DFO ने जानकारी दी कि हॉस्टल का कमरा छोटा था, बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, इसीलिए आग पर काबू पाने में मुश्किल आई। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर निरंजन ने बीजेपी लीडर शिवराज सिंह की जानिब से राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाए जाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है। दूसरी पार्टी के लीडरों को लेकर वो तेलंगाना में सियासी जंग जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। అంటే మీకు స్వతహ శక్తి లేదు, ఇతర పార్టీల నుంచి నాయకులు వస్తేనే మీరేదో బలపడతామని అనుకుంటున్నారు, కానీ మీకు దుర్గతి తప్పదు అనే మాట కూడా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను, అన్న మాట మనం చేస్తా ఉన్నాను। మొన్న అమిత్ షా గారు ఈ మధ్యలో రావటం జరిగింది। రావటానికి ముందు రోజు तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। साथ ही उन्होंने वाजे कर दिया कि अवाम ने उन्हें पार्लियामेंट भेजा है ताकि वो अवाम की खिदमत कर सके। रेवंत रेड्डी ने तिरुपति मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत की। बीजेपी नरेंद्र मोदी ఉన్నాడు కదా, నరేంద్ర మోడీ నాకు నన్ను తీసుకొని పోయి ప్రధానమంత్రిని చేయరు కదా, ఎందుకు పోతా బీజేపీలోకి? బుర్రుండేవాడు ఎవడైనా పోతాడా బీజేపీలోకి? కాబట్టి ఇట్లాంటి బుర్రలేని చర్చలు వాళ్ళు కొన్ని పెడుతుంటారు, వాళ్ళు వస్తున్నారు వీళ్ళు వస్తున్నారు అయిపోయింది ఇట్లాంటి బుర్రలేని ఆలోచనలు నేను చేయను। ప్రజలు నన్ను ప్రశ్నించే గొంతుకనుగా పార్లమెంటుకు పంపించారు। ప్రజల తరఫున ప్రజా సమస్యల మీద మాట్లాడమని, ప్రజల సమస్యలను వినిపించమని పార్లమెంటుకు పంపిస్తే అది వదిలేసి ఇంకో పని చేస్తాను ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? భవిష్యత్తులో కూడా పాత్రికేయ మిత్రులకు నా విజ్ఞప్తి, ఎవరైనా ఇట్లాంటి చిల్లర మల్లర ప్రచారాలు చేస్తే వాటిని నమ్మకండి, వాటితో అంత సమయం వృధా।
అదేవిధంగా रामागुंडम के साबिक रुकन असेंबली एस सत्यनारायण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी रियासती सदर लक्ष्मण ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। एस सत्यनारायण एक मरतबा टीआरएस और एक मरतबा आजाद उम्मीदवार की हैसियत से रुकन असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। टीआरएस में हो रही नाइंसाफी की वजह से उन्होंने टीआरएस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और कहा कि रामागुंडम में टीआरएस पार्टी की कामयाबी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, इसके बावजूद उनके साथ नाइंसाफी ही की गई। जिला जोगुलंबा गढ़वाल के गढ़वाल मंडल में तामीराती खुदाई के दौरान जमीन से एक बर्तन में कदीम दौर के सोने, चांदी और दीगर धातों से तैयार करदा बेशकीमती सिक्के बरामद हुए। ये वाकया एक हफ्ते के बाद मंजर-ए-आम पर आया। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम ने गांव का दौरा किया, सिक्कों को अपने कब्जे में लिया। हुक्काम ने पंचनामा करके सिक्के महकमा आसार कदीमा के हवाले कर दिए हैं। కుండ లాంటిది దాంట్లో బయటపడింది। ఆ కుండ బయట పగిలి బయటికి రావడం వల్ల అందులో కొన్ని వెండి నాణేలు, బంగారు నాణేలు దొరికినాయి। అవి అతను ఎవరికి అంటే మంగళవారం రోజు లాస్ట్ మంగళవారం రోజు అతనికి దొరికినాయి। అతను ఎవరికి సమాచారం ఇవ్వకుండా అతని దగ్గర పెట్టుకున్నాడు। నిన్న మనకు కొంతమంది ఊర్లో గ్రామస్తుల ద్వారా ఒకరొకరి నోటి ద్వారా మాకు సమాచారం రాగా మేము 11 బంగారు నాణేలు ప్లస్ 19 వెండి నాణేలు చిన్నవి, అవి పాతకాలానికి సంబంధించినవి అతను మాకు తెచ్చి చూపడం జరిగింది। అవి వాటిని పరిశీలించి చూడగా అవి గతంలో ఎప్పుడో రాజుల కాలంలో ఎప్పుడో వాడిన కాయిన్లాగా ఉన్నాయి। అవి వాటిని మన ఆర్ఐ గారు స్వాధీనం చేసుకొని మీద విచారణ జరుగుతుంది। ఎందుకంటే ఇంకా ఏమైనా మిస్ అయినా, ఇంకేమైనా మిస్గైడ్ అయినాయా, దాని మీద ఇంకా పూర్తి విచారణ జరిపి అతని మీద ఏమన్నా ఉంటే తీసేసుకుంటాము, పంచనామా చేసుకుంటాము, లేకపోతే అతని మీద ట్రోజో యాక్ట్ ప్రకారం మళ్ళీ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది దాని మీద। ఓకే, ప్రస్తుతానికైతే ఇప్పుడు మాకు ఇచ్చిన దాని మీదనే పంచనామా నిర్వహించి భూగర్భ శాఖ వాళ్ళకి స్వాధీనం చేస్తున్నాము। रियासत आंध्र प्रदेश में मायूसों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने सब कमेटी तश्कील दी है। रियासती वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ रेड्डी की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई है। इसमें वजारत दाखिला के अलावा रेवेन्यू, गिरिजन और महकमा इमारत और शवारा के ओहदेदार शामिल रहे। इस कमेटी की अहम जिम्मेदारी खुद सुपुर्द करने वाले नक्सलियों को समाजी धारे में शामिल करने के अलावा एनकाउंटर में हलाक होने वालों के अहल खाना की इमदाद और दीगर शामिल है। इसके अलावा नक्सलियों के मसाइल से निपटने के इक़दामात भी इसी कमेटी के जिम्मे हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली में साबिक वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू के बैरूनी मुमालिक के दौरों पर काफी बहस हुई। इस दौरान हुक्मरान जमात ने बैरूनी मुमालिक दौरे के नाम पर 39 करोड़ रुपए ज़ाय करने का चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम लगाया। దేశంలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో నెంబర్ 1 ఎవరంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని నిరూపించుకోవాలి। ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఒక ప్రిఫర్డ్ డెస్టినేషన్ తయారు చేయాలని తిరిగాను తప్ప ఉదయం 7 గంటలకు బయలుదేరితే రాత్రి 11 గంటలకు వచ్చాం అధ్యక్ష। మీరు సౌత్ కొరియా అన్నారు అధ్యక్ష, వెళ్ళాను అధ్యక్ష, కన్విన్స్ చేశా, కియా మోటార్ తీసుకొచ్చా, కాంపిటీషన్ తీసుకొచ్చా, సౌత్ కొరియా టౌన్షిప్ అనంతపూర్లో తయారు చేశామంటే అది ఆ రోజు పట్టుదలతో చేసింది అధ్యక్ష। నేను అధ్యక్ష ప్రతిరోజు మాట్లాడితే ఎంక్వైరీ చేస్తా ఉంటాను, ఏం బాధలేదు అధ్యక్ష, నేను సిద్ధంగా ఉన్నా, నేను నీతి నిజాయితీగా బతికాను తప్ప మీరు విమర్శలకి వినడానికి కూడా సిద్ధంగా లేదు అధ్యక్ష। మీరు ఆహో కాదు, మీరు అన్ని విషయాల్లో కూడా మీరు ఎత్తుకుతున్నారు। నేను ఆ విషయాలు నేను మళ్ళీ మాట్లాడుతాను అధ్యక్ష। ఈ విషయం వరకు నేను చాలా స్పష్టంగా నేను తిరిగింది ప్రతి ఒక్క నిమిషం ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే యువతకు ఉపాధి కల్పించడం కోసం నిరంతరం శ్రమపడ్డాం, దాని ఫలితాలు వచ్చాయని చెప్పి కూడా మీ ద్వారా సభ దృష్టి తీసుకొస్తాం। ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా మన రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి తిరిగినట్లుగా తిరగలేదు। కానీ ఈ రోజు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, భారతదేశంలో ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో తమిళనాడు దాదాపు 15% ఉంది అధ్యక్ష। వాళ్ళు ఏ రోజు చెప్పుకోలేము మేము ఐటీ తెచ్చినామని చెప్పి, ఐటీ కోసం మేము తిరిగినామనేసి। ఈ రోజు మన కర్ణాటక రాష్ట్రం 45% ఇండియాలో ఉండే ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ 45% కర్ణాటక రాష్ట్రం ఉంది అధ్యక్ష। ఏ రోజు కూడా సిద్ధరామయ్య గారు నేను తిరిగినా ఆ దేశం పోయినా ఈ దేశం ఆయన చెప్పలే, జేహెచ్ పటేల్ చెప్పలే, ఎవరూ చెప్పలేదు। కానీ మన వాళ్ళు మాత్రము మేము తిరిగినాం అందువల్లనే వచ్చింది, చివరికి ఏ స్థాయి కంటే అధ్యక్ష కంప్యూటర్ను కూడా మేమే కనిపెట్టినామనేటట్లు ఎక్కడ భావ్యం అధ్యక్ష ఇది। 13 జూన్ 2019 వచ్చిండేది ఎక్కడి నుంచి అధ్యక్ష, కియా కార్పొరేషన్ నుంచి, రాసిండేది ఎవరు అధ్యక్ష, హ్యాన్ వూ పార్క్
ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఇఓ కియా మోటార్స్ కార్పొరేషన్. ఈ రోజు హండే గ్రూప్ లో కియా ఒక భాగం కాబట్టి మొట్టమొదటి ప్లాంట్ ఇక్కడ భారతదేశంలో పెట్టేది ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన విన్నపం మేరకు పెడుతున్నా అని చెప్పి లెటర్ అధ్యక్ష. राजधानी आंध्र प्रदेश में एसआई की आसामियों पर भर्ती के लिए गुज़िश्ता साल एलामिया जारी किया गया था। आज तक उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं हो सका है। नतायज जारी किए 25 दिनों का अरसा मुकम्मल हो चुका है। 334 आसामियों पर भर्ती के लिए गुज़िश्ता साल नवंबर में ये एलामिया जारी किया गया था। 1,35,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए थे। फिजिकल टेस्ट के बाद 31,560 उम्मीदवारों को मुंतखब भी किया गया। फाइनल रिटर्न टेस्ट में 15,780 उम्मीदवार कामयाब हुए। एक सीट के लिए 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार फाइनल लिस्ट के इंतजार में हैं और हुकूमत से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाए। रूस से ताल्लुक रखने वाले सत्यसाई के सैकड़ों भक्तों ने आज पुट्टपर्ती पहुंचकर सत्यसाई बाबा के दर्शन किए। रशियन लैंग्वेज को लेकर दीगर ममालिक में फरोग दे रहे सैकड़ों अफराद ने मजहबी प्रोग्राम में शिरकत की। रशियन लैंग्वेज में मुनक़िदा इबादत सबकी तवज्जो का खास मरकज रही। दर्शन करने आए मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने रशियन लैंग्वेज में वेद पढ़ाकर सत्य साई बाबा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत मुख्तलिफ ममालिक के सत्य साई के भक्त जुड़े हुए हैं। इसरो ने मिशन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। चंद्रयान 2 को आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाने वाला था। इसरो ने अपने मिशन कंट्रोल से ऐलान किया कि मुल्क के दूसरे चांद के मिशन को मुलतवी कर दिया गया है। खलाई गाड़ी में तकनीकी खराबी के बायस ये इकदाम उठाया गया। एहतियाती इकदाम के तौर पर इसको मुलतवी किया गया। अगली तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। इस मिशन के इल्तिवा से इसरो को धक्का लगा है क्योंकि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी इसकी लॉन्चिंग का मुशाहिदा करने के लिए श्रीहरिकोटा में खुद मौजूद रहे। ताहम इसरो ने इस 1,000 करोड़ रुपए वाले मिशन के सिलसिले में कोई भी जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा। इस चांद के मिशन के लिए इसरो ने कई वर्षों से लगातार मेहनत की थी। Announcement from ISRO, I am reading once again. A technical snag was observed in the launch vehicle system at T-56 minutes. As a measure of abundant precaution, Chandrayaan-2 launch has been called off for today. Revised launch. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आंध्र प्रदेश का दौरा मुकम्मल करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने एपी के अजला, चित्तूर और नेल्लूर का भी दौरा किया। दोनों तेलुगु रियासतों यानी तेलंगाना और एपी के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी और दीगर ने रेनीगुंटा एयरपोर्ट पर उनको विदा किया। कबल अज़ीं सदर जमहूरिया हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीहरिकोटा से पहुंचे। वज़ीर-ए-आला खुसूसी तैयारे के जरिए कदरे पहले तिरुपति पहुंचे ताकि सदर जमहूरिया को विदा कर सके। रामनाथ कोविंद को विदा करने के बाद जगनमोहन रेड्डी विजयवाड़ा के लिए रवाना हो गए और गवर्नर हैदराबाद वापस हो गए। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम के लीडरों में ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है और ये पीर को भी देखने को मिला। विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट केशवनेनी नानी ने अपनी ही पार्टी के रुकने काउंसिल बुद्धा वेंकैया के रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में उनकी जरूरत नहीं है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उन जैसे लीडर पार्टी में बरकरार रहें तो उनको चाहिए कि वो अपने नाजेबा अल्फाज पर जरूर काबू रखें। इस ट्वीट ने पार्टी हलकों में हलचल मचाकर रख दी। ये ट्वीट जिला कृष्णा में पार्टी लीडरों में शदीद इख्तिलाफात को भी जाहिर कर रहा है। गवर्नमेंट अस्पतालों में लापरवाही के मामले नई बात हरगिज नहीं है। नंदीगामा के गवर्नमेंट अस्पताल में हुक्काम की लापरवाही का ऐसा ही मामला सामने आया। अस्पताल में बिजली के तारों से धुआं निकलने की मरीजों ने शिकायत की। मरीजों का कहना था कि इलेक्ट्रीशियन ने शिकायत पर ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके साथ बिजली के तार शॉर्ट सर्किट से ही जल गए। अस्पताल में अंधेरा छा गया। मरीज और उनके तीमारदार अस्पताल के बाहर रहने पर मजबूर है। मरीजों ने अस्पताल में जल्द बिजली सप्लाई की मांग की है।
बुलेटिन में इतना ही। आदाब।